हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज। आज आपको 10th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उस पर जो बेस्ड असाइनमेंट है एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, उसे आपको डिस्कस करूँगा। देखो बेटा, पहले हम ये समझ लें कि 10th क्लास में जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब लेटेस्ट पैटर्न में 10th क्लास में 20 क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यूज़ पर आते हैं। मतलब 20 नंबर आप एमसीक्यूज़ से ले सकते हैं। वो मतलब शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ होते हैं, बाकी भी इसी फॉर्म के होते हैं। तो एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम इसे स्टार्ट करते हैं। और इसको हम पहला असाइनमेंट आपका डिस्कस कर रहे हैं इसका। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डेसिमल फॉर्म ऑफ, ये हमें एक नंबर दे रखा है 129/2^2, 5^7 और 7^5। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम ना डिनोमिनेटर देखते हैं। हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, न्यूमरेटर को हम इतना ज़रूर देखेंगे कि वो किसी से डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो हमें पता है कि जो 129 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 3 तो नीचे है ही नहीं, इसलिए ना तो ये जो 129 है हमारा 129 न्यूमरेटर है, वो ना तो हमारा 2 से डिवाइड हो रहा, ना 5 से डिवाइड हो रहा, ना 7 से डिवाइड हो रहा, इसलिए हमको डिवाइड तो हो नहीं रहा। अब हम डिनोमिनेटर देखेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है बेटा, इसका डिनोमिनेटर हमारा है 2^2, 5^7 और 7^5। अब इसमें हमको देखना है कि अगर डिनोमिनेटर में इस 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर है, चाहे वो 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, तो वो हमारा जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। ये ध्यान रखेंगे आप बात को। तो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, ये जूम करके आप देख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में हमारा 7 आ गया है। अगर 7 नहीं आता और केवल 2 और 5 होता, या केवल 2 होता या 2 केवल 5 होता, तो ये टर्मिनेटिंग होता। तो ध्यान रखें, अगर डिनोमिनेटर अदर देन 2 और 5 है, अदर देन 2 और 5, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ये इसमें ये मिस्टेक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये गलत हो गया, इसमें नॉन नहीं आएगा, इसमें केवल आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसलिए इसका आंसर ये सी होगा बेटा। अच्छा, अब देखिए एचसीएफ में आप जानते हैं वैसे तो एचसीएफ का मेथड, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज़ हाईएस्ट, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एफ फॉर फैक्टर। फैक्टर कहते हैं हम डिवाइज़र को, जो डिवाइड कर दे। तो अब अगर आप इन तीनों नंबर्स को देख रहे हैं 8, 9 और 25, तो इसमें 8, 9, 25 के अंदर कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे, है ना। तो इसलिए जब हमारा तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उस केस में एचसीएफ हमारा 1 होता है, आप जानते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इरेशनल, इरेशनल नहीं है। तो आप पहले समझ लें बेटा, रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। आप बेसिक बात डिफरेंस समझ लें, जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, जैसे √2, √3, √4 नहीं आएगा, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो जिनके स्क्वायर रूट परफेक्ट होते हैं, जैसे √4, √9, √16, √25, तो ये तो सब तो हमारे हो गए रेशनल। लेकिन जो इनके अलावा जो भी बचे, जैसे √2, √3, फिर √5, है ना, ये सारे हमारे इरेशनल होते हैं। अब अगर हम किसी एक्सप्रेशन में, किसी रेशनल एक्सप्रेशन में कोई इरेशनल नंबर क्या कर दें, ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो वो पूरे को इरेशनल बना देता है। तो ध्यान रखें, जैसे आप यहाँ इस एक्सप्रेशन में देखें बेटा, तो जो इसमें 2 है वो भी रेशनल है, 3 है वो भी रेशनल है, लेकिन जो 2 माइनस √3 हुआ वो इरेशनल हो गया, क्योंकि 2 में से जब हमने 2 माइनस √3 करा बेटा,
तो इसने इस पूरे को ही इरेशनल बना दिया। अब चाहे हम इसे 3 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, ये पूरा नंबर इरेशनल हो गया। इसी तरह से इसमें भी इरेशनल हो गया। अब हम बात करें डी की, डी में भी √5 है तो ये भी इरेशनल हो गया। लेकिन जो हमारा ये वाला नंबर है, ये देखने से इरेशनल लग रहा है, लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला जानते ही हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के केस में बेटा ये स्क्वायर होने के बाद a स्क्वायर 4 हो जाएगा और b स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो ये 4 - 3 1 आ जाएगा और इस तरह से बेटा ये रेशनल बन जाएगा। तो ये देखने से रेशनल लग रहा है। इसी तरह से वो ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल है। बाकी सभी हमारे इरेशनल हो गए हैं, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। अब देखिए इसी तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को समझिए। वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल। बस आप एक बात ध्यान रखें कि अभी मैंने आपको बताया जैसे √4 हमारा क्या है 2 है, ये रेशनल है। √4 बना कैसे? √4 बना है √2 इंटू √2 से। तो जितने अगर कोई इरेशनल नंबर उसी से ही मल्टीप्लाई होगा तभी वो रेशनल बन सकता है। अदरवाइज़ अगर हम इरेशनल को किसी दूसरे इरेशनल से करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं √2 को √3 से करने लगूँ, है ना बेटा, तो ये √6 बन जाएगा, तो ये भी इरेशनल होगा। इसका मतलब अगर कोई इरेशनल नंबर इरेशनल से ही मल्टीप्लाई हो या उसी से डिवाइड हो, √2 को आप √2 से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 आ जाएगा, और √2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 आ जाएगा। तो केवल इन 2 सिचुएशन में ही वो हमारा रेशनल में कन्वर्ट हो जाता है, इरेशनल नहीं रहता। किन 2 सिचुएशन में बेटा? एक तो वो उसी से ही मल्टीप्लाई हो या उसी से डिवाइड हो, अदरवाइज़ किसी दूसरे से भी वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो वो इरेशनल ही रहेगा। इसलिए इरेशनल को चाहे हम इरेशनल डिफरेंट इरेशनल से करें, चाहे किसी इरेशनल को रेशनल से करें, या इरेशनल को में रेशनल ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, वो सब इरेशनल ही होंगे। केवल आप रेशनल की ये 2 कंडीशन याद रखें कि जब उसी इरेशनल को उसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें उस कंडीशन में वो रेशनल में कन्वर्ट होगा, बाकी सारे केसेस इरेशनल के होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसने उसी कंसेप्ट पे करा। उसने कहा सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा ये भी हमारा इरेशनल होगा, तो इसका आंसर बी होगा। इससे आगे चलें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, वो कह रहा है ये भी सी पर बेस्ड है। देखो बेटा द प्रोडक्ट ऑफ, लेकिन इसने यहाँ क्या कह दिया? डिफरेंट इरेशनल। मतलब अगर कोई एक √2 है तो वो √3 है, अगर कोई √3 है तो दूसरा √5 है, वो डिफरेंट है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो रेशनल बन जाता, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा बेटा? इरेशनल होगा। तो ये क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट पे है, तो इसमें भी आंसर इरेशनल बी होगा बेटा। अब ये देखो द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर को जैसे हम √2 और √3 को ऐड करें तो ये एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा, या अगर हम √2 को √2 के साथ भी ऐड करें तो ये इसका ट्वाइस ऑफ √2 बन जाएगा, तब भी इरेशनल रहेगा, तो ये भी इरेशनल ही रहेगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है ना। अब ये हमारा डिवीज़न लेमा पर बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर हम, हालांकि अभी इसी बार 2020-21 का जो पेपर है, जो 21 में आप देंगे मार्च में पेपर बेटा, उसके कोर्स से हटा दिया गया है डिवीज़न लेमा। तो डिवीज़न लेमा, लेकिन ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। हम कहते हैं कि किसी भी नंबर को हम BQ + R की फॉर्म में कर सकते हैं, जहाँ A डिविडेंड है, B डिवाइज़र है, Q कोशेंट और R रिमाइंडर है। और ये जो रिमाइंडर है बेटा, इसकी वैल्यू 0 से शुरू होगी और कहाँ तक होगी? B से कम होगी। मान लिया B 3 है तो R की वैल्यू 0 1 2 होगी। ये मैंने जो डिवीज़न लेमा वाला एक चैप्टर, एक टॉपिक पूरा एक्सप्लेन किया है, उसको भी आप समझ सकते हैं, उससे आपको और डिवीज़न लेमा क्लियर हो जाएगा। इस साल के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि CBSE ने इसे हटा दिया है। उसके बाद कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इसमें आप समझ लें कि जब हम कोई भी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेंगे बेटा, जैसे मैं सबसे छोटे से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, या आप कहें 2 3 4, या कहें आप 3 4 5, तो आप इसमें एक बात नोट कर रहे होंगे कि हर एक में
2 और 3 के मल्टीपल्स ज़रूर आ जाएंगे। इस 4 के अंदर भी 2 है, 2 × 2, तो 2 और 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो ये आप इसको समझ सकते हैं बेटा कि ये हमारा वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो ये 6 आंसर आ जाएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम डिवीज़न लेमा से भी प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है भी कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। तो वहाँ पर हम उसे a इज इक्वल टू BQ + R मान के, वो एक 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 मार्क में आप ट्रिक से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है कि हमें एक सेट दे रखा है। इस सेट में आप समझते हैं ये सिंपल नंबर बेस्ड पर क्वेश्चन है कि आपको नंबर की नॉलेज होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर, मैंने अपने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं। फिर उसमें 0 हम जब आ गया हमारा तो वो होल नंबर्स बन गए। जब हमारे नेगेटिव नंबर्स आ गए, डायरेक्शंस आ गई, तो वो इंटीजर्स हो गए। इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म के रेशनल हो गए। और जो ना टर्मिनेटिंग है ना, या तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये 2 केस तो होते हैं बेटा रेशनल के। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये होता है इर्रेशनल का। तो ये हमारा इर्रेशनल होते हैं। और रेशनल और इरेशनल को मिला के हम रियल कहते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि 0 1 2 3 4 है, इसलिए होल नंबर्स हैं बेटा। ये वाला इसका आंसर होगा, ए इज़ द आंसर। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा आप, विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। तो 11 की एक प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी की। वैसे तो देखो आपकी ट्रिक ये भी है कि छोटा क्वेश्चन अगर आपको टाइम ना हो तो आप डिवाइड करके भी फटाफट देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ट्रिक क्या है। जैसे कोई भी हम नंबर लें, मान लिया ये 1 5 1 6 लें हम, तो इसकी ट्रिक ये होती है कि हम इसमें 1 5 1 6 में बेटा एक एक डिजिट छोड़ के लेंगे। एक फर्स्ट लेंगे, फिर थर्ड लेंगे, फिर अगर आगे होती तो फिफ्थ लेते, और इसे लेंगे और इनका डिफरेंस देखेंगे। 5 + 6 क्या हो गया 11, और ये क्या हो गया 1 + 1 2 हो गया। तो इसमें हम 11 - 2 9 हो गया बेटा। तो ये 9 जो इसका डिफरेंस है वो डिविजिबल अगर हमारा 11 से है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम इसमें देखें 1 + 5 6 हो गया और 4 + 2 6 हो गया। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो 6 - 6 करेंगे 0, तो 0 इज़ डिविजिबल बाय 11। हमें पता कोई भी नंबर 0 तो सबसे डिविजिबल होता है। तो इसलिए केवल इस केस में ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। आप इसको डिटेल से पढ़ने के लिए डिविजिबिलिटी रूल जो है, जिसमें 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर, 3 से होने वाले, फिर 5 से होने वाले, 11 से होने वाले, 6 से होने वाले, इस तरीके के सारे केस आप डिविजिबिलिटी रूल से और क्लियर कर सकते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। उसके बाद है एलसीएम हमसे पूछा है। देखो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि x और y का हमें एलसीएम बताना, लेकिन y इज़ अ मल्टीपल ऑफ x, ये इंपॉर्टेंट है। तो y इज़ अ मल्टीपल ऑफ x का मतलब क्या, y के अंदर ही x है। जैसे हम कहें हम 2 नंबर लें और एक दूसरे का मल्टीपल है, जैसे मैं लूँ 2 और ले लूँ 8, तो 8 के अंदर ही 2 है। तो जब इसके अंदर ये होता है तो बड़े वाला नंबर ही एलसीएम होता है। जैसे आप लें 3 और 9, तो 9 के अंदर ही 3 है, तो इसका एलसीएम 9 हो जाएगा। और भी हम ले सकते हैं, जैसे हम लें 16 और एक लें 64, तो 16 4 64 होता है, तो डायरेक्ट एलसीएम 64 हो जाएगा। और एचसीएफ छोटे वाला होता है। अगर हमें 2 और 8 का एचसीएफ पूछें तो 2 और एलसीएम 8, 3 और 9 का एचसीएफ पूछें, एचसीएफ इज़ 3, एलसीएम इज़ 9, 16 और 64 का पूछें तो एचसीएफ इज़ 16 एंड एलसीएम इज़ 64। तो ये हमारे प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के। इनको हमें ध्यान से करना होता है, बहुत ही हम जल्दी इसमें स्कोरिंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें कहा है कि द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, एक वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो आप पहले तो एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक डेफिनेशन समझ लीजिए, बेसिक बात जो हमें एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर दे, और एलसीएम वो होता है जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब अगर इनका एचसीएफ होगा तो वो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, और एलसीएम जो होगा वो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये तीनों नंबर हैं। वो कह रहा है कि
7, 11 और 15 रिमाइंडर भी बच जाए। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझिए, जैसे मैंने 7 को बेटा 3 से डिवाइड करा तो 3 2s are 6 और 1 आ गया मेरा रिमाइंडर। अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये रिमाइंडर 1 आ गया। अब अगर 1 रिमाइंडर ना होता, मतलब अगर ये नंबर पहले से ही 1 कम होता, 7 की जगह क्या होता 6, तो ये डिविजिबल होता। इसका मतलब अगर मैं रिमाइंडर को डिविडेंड में से माइनस कर दूं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो उसने कहा है कि जब हम 7, 11 और 15 रिमाइंडर बचता है, उस समय वो नंबर बताओ जो तीनों से डिवाइड हो जाए, जो तीनों को डिवाइड कर दे। द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, है ना, जो तीनों को डिवाइड कर दे। और कब कर दे? जब ये तीनों रिमाइंडर बच जाएं। तो हम क्या करेंगे? पहले तो इन रिमाइंडर्स को हटा देंगे, मतलब 398 में से 7 माइनस करेंगे, 436 में से 11 माइनस करेंगे, इसमें से 7, इसमें से 11 और इसमें से 15 माइनस करेंगे, और माइनस करके जो आएगा उसका हम HCF निकाल लेंगे, क्योंकि HCF फिर तीनों को डिवाइड कर देगा। तो HCF उन्हें डिवाइड करेगा जो माइनस करके आएंगे, तो एग्जैक्टली वो डिवाइड कर देगा, क्योंकि HCF की डेफिनेशन ही होती है जो डिवाइड कर देता है। और फिर जब हम उसमें ये वाले नंबर लेंगे, तो क्योंकि ये वाला नंबर उससे 7 ज़्यादा है, 398 जो है वो 7 ज़्यादा हो जाएगा, 436 11 ज़्यादा हो जाएगा, 542 15 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए वो डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर्स बचेंगे। तो हम पहले माइनस करेंगे इनमें से ये, और फिर उनका बेटा HCF निकालेंगे। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन है इस तरीके के, छोटी क्लास में भी आते थे, आप समझ सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। देखिए, तीनों हमने माइनस करे, माइनस करने के बाद हमने तीनों का HCF निकाला, वो 17 आया, तो 17 इज़ द आंसर, मतलब A इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है देयर आर 312, 268, 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, 11th एंड 12th। ये तीनों में क्लास में स्टूडेंट्स दे रखे हैं। उन्होंने कहा सेपरेट बसेस फॉर ईच क्लास आर टू बी हायर्ड टू टेक दीज स्टूडेंट्स टू अ पिकनिक। हमने कहा कि इनके लिए अलग अलग बस मंगाई गई, मतलब 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग बस में जाएंगे, 11th के अलग जाएंगे, 12th के अलग जाएंगे। 11th और 12th के बच्चे एक साथ नहीं बैठेंगे, 10th और 12th के एक साथ नहीं बैठेंगे, सब अलग अलग बैठेंगे। और वो कह रहा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस इफ़ ईच बस कैरी इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हर एक बस में बराबर स्टूडेंट्स, इक्वल स्टूडेंट्स हैं, तो वो कितने ले जाएगी। अब आप इसको पहले ना ठीक से समझें कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, तो पहले तो तीनों की बसेस अलग अलग हैं, है ना। मान लिया एक बस है 10th की, एक 11th की और एक 12th की। कुछ इसमें और इसमें, मान लिया ये ABC 3 बसेस हैं, तीनों बसेस में इक्वल स्टूडेंट्स हैं। अब इक्वल कब होंगे बेटा? कि जब हमारा एक नंबर मिले जो इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, मतलब 312 को भी। अब हमारे कितने स्टूडेंट्स जा सकते हैं एक बस में? तो इतने जा सकते हैं जो 312 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, फैक्टर हो। और वही जो सेकंड है हमारा 260, उसे भी डिवाइड कर दे, और जो थर्ड है 156, उसको भी डिवाइड कर दे। तो 312, 260 और 156 का जो हमारा HCF आएगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे जो एक बस में जा सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि हम HCF फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं या LCM फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं। तो जहाँ सेंस डिवाइड करने की आए वो नंबर निकालना, वो हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड कर दे वो HCF, और वो लीस्ट नंबर जो डिवाइड हो जाए वो LCM। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझें। वो कह रहा देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। प्रिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 round of the field. Harish takes 12 minutes. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet? उसने कहा 2 स्टूडेंट्स हैं, ये ग्राउंड है, एक प्रिया है बच्ची और एक है हरीश। 2 स्टूडेंट्स हैं, प्रिया एंड हरीश। तो उसने कहा जो प्रिया है वो इसका जो एक चक्कर है वो 18 मिनट्स में लगा देती है, और हरीश जो है वो इसका 12 मिनट्स में एक चक्कर लगा देता है। अब वो कह रहा है अगर यहाँ से चले तो वो फिर दोबारा यहाँ कब मिलेंगे, कितने टाइम के बाद। अब देखिए, और इसी पॉइंट पर अब देखिए, वैसे तो वो क्यों मिलेंगे, प्रिया की स्पीड स्लो है, हरीश की फास्ट है, तो हरीश आगे आगे चलेगा, प्रिया पीछे रहेगी।
लेकिन होगा क्या, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जैसे प्रिया के तो 2 चक्कर हो गए और हरीश का 1 ही चक्कर हुआ यहाँ आकर, तो कुछ नंबर ऑफ राउंड ऐसे होंगे कि जो एग्जैक्टली यहीं पर मीट होंगे। अब जैसे हमारा जो प्रिया का टाइम है वो है 18 मिनट्स और इसका टाइम है 12 मिनट्स। अब आप इनके जब मल्टीपल देखेंगे, 1 चक्कर में प्रिया कितना टाइम ले रही 18, 2 चक्कर में कितने लेगी 18 इंटू 2 36, फिर 3 में कितने लगेगी 54। तो हम इनके मल्टीपल्स देख लें, है ना। तो मल्टीपल्स में 18, 36 ये प्रिया के हैं, 54 इस तरीके से। और उसके क्या होंगे हरीश के, हरीश लेता है 12 मिनट्स, तो 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36। आपको यहीं दिख रहा है कि ये 36 दोनों मिल गए हैं, मतलब 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे। और इस क्वेश्चन को अगर हम आगे समझें तो 36 इसका कितना मल्टीपल है, ट्वाइस है। इसका मतलब 36 मिनट्स में प्रिया के तो 2 ही चक्कर होंगे, लेकिन इतने टाइम में हरीश के 3 चक्कर हो जाएंगे, 12 3 जार 36। तो आप समझ गए होंगे कि 36 जो है वो 18 और 12 का एलसीएम है। तो इसका आंसर ए है बेटा। ये तो देखो बहुत इजी है कि हम सिंपल कह देते हैं क्लास में, कई बार हमारे टीचर्स भी कह देते हैं कि 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, लेकिन एलसीएम क्यों फाइंड आउट करें, आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने बताया जहाँ सेंस ये हो, जैसे इसमें ये चक्कर लग रहे थे, 1 चक्कर 18 मिनट में, दूसरा फिर 18 इंटू 2, फिर 18 इंटू 3, तो ये 18 इंटू 1 क्या मल्टीपल है ना। तो जो मल्टीपल की सेंस है वो हमारा एलसीएम की तरफ जाएगी, और जो फैक्टर की जो डिवाइज़र है वो सेंस हमारी बेटा वो जाएगी हमारी एचसीएफ की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 98 के आप फैक्टर जो है वो करना जानते ही हैं। 98 को जब हम डिवाइड करेंगे बेटा 2 से तो 49 आ जाएगा, और 49 क्या होता है 7 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 इंटू 7 इसके फैक्टर हो गए। सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, शायद ये सी वाला आंसर 2 इंटू 7 इंटू 7 ये सी इसका आंसर होगा। इसके बाद है देखिए 17th क्वेश्चन है, देयर आर farmers have 3 farmers have 490 kg, 588 kg, 882 kg of wheat respectively. Find the capacity of a bag so that the wheat can be packed in exact number of bags. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बसेज वाला है। वहाँ 10th 11th 12th के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, यहाँ हमारे वीट के 3 बैग्स हैं। वहाँ पर भी वो कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ़ बैग्स कैन बी पैक्ड, वहाँ पर भी वो कह रहा था इक्वल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कैन शुड बी कैरिड इन अ बस। तो ये सेम क्वेश्चन है, आप उसी की तरह से कर सकते हैं बेटा एलसीएम से इसको, है ना, सॉरी एचसीएफ से। तो अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर इज़ ऑफ फॉर्म। आप समझ लें कि चाहे हमारे देखिए ये ऑड इंटीजर होते हैं बेटा 1 फिर से लिख देता हूँ, ऑड कौन से होते हैं 1 3 5 ये होते हैं, और इवन होते हैं 2 4 6 ये इवन है। तो अगर हम ऑड का भी ट्वाइस करें, किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, या इवन का ट्वाइस करें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है इवन में। तो इसलिए जितने भी हमारे इवन इंटीजर्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे 2n की फॉर्म के होंगे, और जो ऑड होंगे, ऑड कैसा आता है इवन में या तो 1 ऐड कर दें या 1 माइनस कर दें, तो ये दोनों ही हमारे ऑड होते हैं। और एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेता कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव क्या होता है इवन में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट इवन आएगा, और ऑड में हमारा भी 2 ऐड करके नेक्स्ट ऑड आएगा। इसलिए अगर हमसे केवल इवन की बात करें तो 2n की फॉर्म का होगा, और ऑड होगा 2n + 1 या 2n - 1। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव कहे तो हम क्या लेंगे 2n + 2, फिर उसके बाद 2n + 4 ऐसे। और ऑड के केस में हो जाएगा 2n + 1, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 2n + 3, और कहे 2n + 5 ले लो, 2 ऐड करते रहो, और कहे 2n + 7 ले लो। इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर मैं आपको रूल बता रहा हूँ बेटा। इसी तरह से उसने नेक्स्ट ऑड कहा है, तो इसमें आप समझ गए होंगे ऊपर वाले में इवन कौन सा होगा 2p, मतलब बी आंसर है। 19th में है, इसमें ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि ये 2p + 1 की फॉर्म का होगा, क्योंकि इवन में जब 1 ऐड हो जाता है वो ऑड बन जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज़ आप और समझ लें, ये 20th क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है।
हम जब ऑड का स्क्वायर करते हैं, जैसे देखिए ऑड नंबर आप लिख लो समझने के लिए, इनके स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25। तो आप देख रहे होंगे कि ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड होता है। और इवन नंबर का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 6 का स्क्वायर 36। तो आप देख रहे होंगे ये भी इवन आ रहे हैं। तो ऑड का स्क्वायर ऑड और इवन का स्क्वायर इवन। एक बात, दूसरा मैंने क्या बताया, ऑड होता है 2 का मल्टीपल या 2 से डिविजिबल, और जब इवन में 1 ऐड कर देते हैं या 1 माइनस कर देते हैं वो ऑड बन जाता है। इतनी बातें आपको याद ही होनी चाहिए, बहुत हेल्प करती हैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, वो कह रहा है शो करो कि m² - 1 डिविजिबल बाई 8 है, तो वो किस कंडीशन में होगा, m क्या होना चाहिए। तो हम पहले देखेंगे ये पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 8, इसका मतलब n² - 1 क्या है, इवन। लेकिन ये इवन कैसे बना, 1 माइनस करके। तो इसका मतलब ये पहले तो ऑड होगा ना, ऑड में हम 1 ऐड करेंगे तो इवन बन जाएगा, इवन में 1 ऐड करेंगे तो वो ऑड बन जाएगा। तो ये पूरा इवन है, इसका मतलब -1 करने के बाद ये इवन आया है, इसका मतलब ये पहले ये m² क्या होगा, ऑड होगा। और अभी मैंने बताया है कि m² ऑड है, तो ऑड किसका स्क्वायर आता है, ऑड का स्क्वायर ऑड और इवन का स्क्वायर इवन, इसका मतलब m भी ऑड इंटीजर होगा। तो ये आंसर इसमें होना चाहिए कहीं, ये भी आंसर है कि इट इज़ एन ऑड इंटीजर। तो ये मैंने आपको एक असाइनमेंट 20 क्वेश्चंस का डिस्कस किया है, इसमें अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट हम फिर आपसे डिस्कस करेंगे। इस असाइनमेंट को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं बेटा, और इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं बेटा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।